गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध की शुरुआत यानी शीत युद्ध का दौर का पार्ट नंबर 2 रीड करेंगे। शीत युद्ध क्या है? जो दूसरा विश्व युद्ध था, इसका अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 की जो समाप्ति हुई थी, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस ये कर रहे थे इनकी अगुवाई। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, म्यांमार तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धन हानि हुई, यानी काफ़ी संख्या में लोग मारे गए और धन का भी काफ़ी नुकसान हुआ, यानी जान और माल दोनों का नुकसान हुआ। 1914 से 1918 के बीच में पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, हिला दिया था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने जापान के इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर ये दोनों बम गिराए गए। इससे जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। ऐसे में बम गिराना गैर ज़रूरी था। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्यवाही का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। सोवियत संघ के सामने इस बात को ये जाहिर करना चाहता था अमेरिका कि अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने और अमेरिका और उसके साथी संगठनों, साथी राष्ट्रों को आगे जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हों, लेकिन इसका परिणाम जो था वो यह हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया। इसके परिणाम कुछ भी रहे हों, लेकिन वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों सामने आई, इनका उदय हुआ। जर्मनी और जापान हार चुके थे। यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित ये कर सकते थे। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़े होना शीत युद्ध का कारण बन गया। यानी ये दोनों ही अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले सामने आए। यही शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे ये समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बुते की बात नहीं। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों, वे एक दूसरे को असहनीय स्थिति पहुंचा सकें, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फ़ायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। जो नुकसान होगा वो कोई औचित्य नहीं है। परमाणु युद्ध की शुरू में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है, ये तय करना भी असंभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अपराध यानी रोक और संतुलन का तर्क कहा गया है।
दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच गठन प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका है। यानी आज तक इतना भारी नुकसान नहीं हुआ, रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ है। इसकी तासीर ठंडी रही है हमेशा, इसी कारण से इसको शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। पारस्परिक जो अवरोध है, इसकी स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को नहीं रोक सकी है।